नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार 90% से ज्यादा मतदान। एग्जिट पोल में बीजेपी के सत्ता में आने के संकेत। असम और पुदुचेरी में एनडीए को बढ़त। केरल में यूडीएफ, तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत के आसार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इटली के रक्षा मंत्री के साथ आज करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। वैश्विक स्तर पर बदलते सुरक्षा परिदृश्यों पर अहम चर्चा संभव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जम्मू में दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के श्रीनगर जम्मू मार्ग के विस्तारित हिस्से को हरी झंडी। यूएसबीआरएल कॉरिडोर पर स्थित अंजी और चेनाब पुलों का भी करेंगे निरीक्षण। अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन संभावित संघर्ष विराम के बीच डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन को फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं ने बताया बातचीत को सार्थक। और सनराइजर्स हैदराबाद ने लगाया जीत का छक्का। 243 रन बनाकर भी हारी मुंबई इंडियंस। हेड और क्लासेन ने रियान रिकल्टन की शतकीय पारी पर फेरा पानी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर 92.47% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। कुछ जगहों पर हिंसा और झड़प की भी खबरें आईं। हालांकि ज्यादातर जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राज्य में आजादी के बाद से 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब वोटिंग 90% से ज्यादा हुई है। पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न होने के बाद तमाम चुनावी एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिखाना भी शुरू कर दिए हैं। एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार की विदाई और बीजेपी के सत्ता में आने के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं असम में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी एनडीए को एक बार फिर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य केरल और तमिलनाडु की बात की जाए तो केरल में यूडीएफ और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों रक्षा मंत्री भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही बदलती वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। इससे पहले इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जहां वो देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही गुइडो क्रोसेटो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अक्टूबर 2023 में रोम की यात्रा के बाद भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग को गति मिली है। वहीं इटली के रक्षा मंत्री की भारत की ये पहली यात्रा है। जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा और रक्षा भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दर्शाते हैं। इससे पारस्परिक हित के क्षेत्रों में रक्षा औद्योगिक सहयोग को गति मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लिए लद्दाख जाएंगे। ये दौरा खास इसलिए है क्योंकि इस दौरान वे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, मैं 2 दिवसीय यात्रा के लिए लद्दाख रवाना होऊंगा। मेरे लिए ये अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 1 मई से शुरू हो रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की
अब तक की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल हो रहा हूं। इस प्रदर्शनी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु भगवान बुद्ध के अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की विस्तारित सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। जानकारी के अनुसार ट्रेन को अब कटरा से आगे जम्मू तवी तक विस्तारित किया गया है। साथ ही वंदे भारत में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जिससे ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। 6 जून 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, तब रेल में 8 डिब्बे थे। तब से ये रेल लगातार पूरी क्षमता से चल रही है और यात्रियों की ओर से इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 20 करने का निर्णय इसी मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे ट्रेन में बैठने की क्षमता एक बार में दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी और विशेष रूप से तीर्थ यात्रा और पर्यटन के व्यस्त मौसम के दौरान आरक्षण और प्रतीक्षा सूची पर दबाव कम हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बने चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का भी निरीक्षण करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में बुधवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। मजदूरों को लेकर जा रहे एक पिक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इंदौर के डिविजनल कमिश्नर सुदाम खाड़े ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन में 46 लोग सवार थे। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर काम खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद घायलों और शवों को धार जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जबकि गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में हुई भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पोस्ट में दुख जताते हुए लिखा, मध्य प्रदेश के धार में हुई एक दुर्घटना में लोगों की जान जाने की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मृतकों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं बेंगलुरु में लगातार जारी बारिश के बीच बुधवार को अस्पताल की दीवार ढह गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 7 लोगों को बचाया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की चपेट में आने वाले लोग सड़क किनारे मौजूद वेंडर और राहगीर बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया घटनास्थल पहुंचे और मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। जान गंवाने वालों में कर्नाटक के 3 जबकि केरल के 2 शख्स हैं। यूपी और असम के भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं घायलों में से 5 केरल के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हुए इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पोस्ट में दुख जताते हुए लिखा, कर्नाटक के बेंगलुरु में दीवार गिरने से हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को
50,000 रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बुधवार को करीब 90 मिनट तक फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध और ईरान के मुद्दे पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन में अस्थायी युद्ध विराम का सुझाव दिया है, जिस पर पुतिन सकारात्मक दिखे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन से लंबी और बहुत अच्छी बातचीत की। हमने मुख्य रूप से यूक्रेन के बारे में चर्चा की, साथ ही ईरान पर भी बात हुई। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।